नमस्कार साथियों, आज हम लोग आईएएस प्रधान परीक्षा में जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं उन ऑप्शनल पेपर में प्रश्नों को हल करने की रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। और ऑप्शनल्स में वैकल्पिक जो एक विषय लिया जाता है उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न में कोई न कोई रिक्वायरमेंट होती है। हर प्रश्न की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है और जब तक हम उन रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे नहीं तब तक हम उत्तर क्या देंगे सही ढंग से। तो जब हम प्रश्न की रिक्वायरमेंट ही को नहीं समझ पाते हैं तो उत्तर तो बहुत हमारा हेवायर हो ही जाना है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईएएस में हमेशा एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और होलिस्टिक प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि हम प्रीलिम्स, मेंस और वाइवा की तैयारी एक साथ करें। हम ये न वेट करें कि प्रीलिम के एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर हम क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आज ही से, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको आज ही से मेंस की परीक्षा की पूरी तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। और उसमें जो सबसे अहम है कि आपका लेखन का जो तरीका है उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें रिटन जितने भी क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने पड़ते हैं उन प्रश्नों के एक एक रिक्वायरमेंट होते हैं और वो रिक्वायरमेंट बहुत ही समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आप उत्तर लिखेंगे तो एग्जामिनर उससे संतुष्ट होगा और आपको अच्छे अंक दे सकेगा। बहुत सारे छात्रों के मन में ये कौतूहल होगा कि वो रिक्वायरमेंट होती क्या चीज़ है, क्या चीज़, किसको हम रिक्वायरमेंट कह रहे हैं। तो जब आप प्रश्न पत्रों को पढ़ेंगे, मेरा सुझाव है कि प्रीवियस ईयर्स के आप प्रश्न पत्रों को पढ़िए और जब आप प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें सामान्यतः कोई कथन दिया होता है, कोई स्टेटमेंट होता है और लिखा रहता है डिस्कस या विवेचना करिए या एनालाइज, विश्लेषण करिए, परीक्षण करिए अर्थात एग्जामिन करिए, इल्यूसिडेट करिए या स्पष्ट करिए, कंपेयर या तुलना करिए या क्रिटिकली डिस्कस, आलोचनात्मक रूप से उसका आप विवेचना करिए या क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करिए। और भी ऐसे तमाम प्रकार के जो है रिक्वायरमेंट मूलक, है ना, प्रश्न की आवश्यकता को इंगित करते हुए बहुत सारे शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हमको समझना चाहिए। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इसके एक रिक्वायरमेंट के बारे में अर्थात डिस्कस के बारे में, कि विवेचना करने का जब हमसे रिक्वायरमेंट आए कि आपको विवेचना करनी है किसी कथन की तो हमें क्या करना होता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि हमें आया विवेचना करने के लिए और करने लगे हम विश्लेषण, तो जाहिर है कि हमारा उत्तर सही होने के बाद भी उसका फॉर्मेट पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये विवेचना करने में, डिस्कस करने में हमको करना क्या होता है, ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए पहले समझते हैं कि सामान्य जीवन में जब हम किसी अपने मित्र को, किसी अपने सहयोगी को, कलीग को या अपने छात्रों को या अपने गुरुजन को ये कहते हैं कि हमें किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, हमें आपसे कुछ डिस्कस करना है, तो एक्चुअली हमारा मंतव्य क्या होता है। हम कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई विषय है ना, कोई टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो डिस्कस हम करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है? डिस्कस करने का हमारा जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि हम जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, हम जिस प्रॉब्लम से, इशू से, समस्या से जूझ रहे हैं, हम उसके बारे में क्लियर नहीं हैं और इसलिए हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। और जब हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं तो उस प्रॉब्लम को हम बखूबी समझ लेते हैं, उसके तमाम पहलुओं पर हम विचार कर लेते हैं और तमाम पहलुओं पे जब विचार कर लेते हैं तो डिस्कशन के बाद हमको एक क्लैरिटी आ जाती है कि व्हाट इज़ दैट प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द इशू एट हैंड, व्हाट इज़ माई टॉपिक, क्या हमारा प्रश्न क्या है, व्हाट इज़ माई क्वेश्चन। तो जब हम अपने समस्या को, प्रश्न को, टॉपिक को, मुद्दे को ठीक से समझ पाते हैं तभी तो हम उस पर कोई विचार कर सकते हैं। जब हम प्रश्न को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम विचार क्या करेंगे, जो भी करेंगे वो गलत हो जाएगा। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण ये है
कि ऑफिसर्स में आईएएस के एग्जामिनेशन के थ्रू आप आईएएस ऑफिसर होंगे, और आईएएस ऑफिसर के रूप में जब आपके पास कोई फाइल आती है तो आपने सबऑर्डिनेट को बुलाते हैं या आपका सुपीरियर आपको बुलाता है कि आइए फाइल पे डिस्कस करना है, कुछ आपसे फाइल डिस्कस करनी है। तो फाइल डिस्कशन में वो करता क्या है आपसे, व्हाट इज़ द motto of a discussion between two persons, two officers and subordinates, या two friends या two colleagues, उनके बीच में डिस्कशन का मतलब होता है। और डिस्कशन का यही मतलब होता है कि उस फाइल पर, उस मुद्दे पर दोनों लोग बैठ के अपनी अपनी समझ को साझा करते हैं कि व्हाट दे अंडरस्टैंड अबाउट दैट प्रॉब्लम, और इस प्रकार से वो एक उस पर रैशनल डिसीजन लेने के लिए कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम को समझ लेने के बाद। तो उस प्रॉब्लम को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके तमाम पहलुओं पे विचार करते हैं, और तमाम पहलुओं पे विचार करके हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं, और जब उस प्रॉब्लम को समझ हमारी हो जाती है तो फाइल पे हम नोटिंग करते हैं, फाइल पे हम डिसीजन लेते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आईएएस एग्जामिनेशन में जो डिस्कस वर्ड है वो केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको वास्तविक जीवन में वो काम आने वाला है व्हेन यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब डिस्कशन हो रहा होता है तो पहली चीज़ क्या हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मुद्दा क्या है। हम सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि भाई आप मुझसे क्या डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपने कहा ये हमारी ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमारा प्रॉब्लम क्या है, और जब हमारा प्रॉब्लम हमको आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो हम उस पर ये चर्चा करते हैं कि ये प्रॉब्लम की जेनेसिस क्या है, इस प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से ये समस्या पैदा हुई। तो जब समस्या की जड़ तक हम पहुँचते हैं तब हमें समझ में आता है कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है, किन कॉन्टेक्स्ट में वो प्रॉब्लम जन्म लिया है, और तब उस कॉन्टेक्स्ट को हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम पैदा ही क्यों हुई, ये प्रॉब्लम क्यों पैदा हुई, इसका कारण क्या है, ओरिजिन क्या है इसका, और ये अभी तक चली क्यों आ रही है समस्या, इसका समाधान में व्यवधान क्या है, इस समस्या के समाधान में अवरोध क्या आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम डिस्कस करते हैं तो हम नेचर ऑफ प्रॉब्लम को समझते हैं, हम प्रॉब्लम को समझते हैं, नेचर ऑफ प्रॉब्लम को समझते हैं, उसकी जेनेसिस को समझते हैं कि क्यों वो प्रॉब्लम शुरू हुई, और उसके डिफरेंट पहलुओं को समझते हैं, और ये समझते हैं कि उसके जो विविध आयाम हैं। आप पूछेंगे विविध आयामों से, एस्पेक्ट से क्या मतलब हुआ किसी भी समस्या के, किसी भी प्रश्न के। उसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई सामाजिक पहलू होगा उस प्रश्न का, उसका कोई आर्थिक पहलू होगा, उसका कोई राजनीतिक पहलू होगा, उसका विधिक और संवैधानिक पहलू होगा, और उसका कोई नैतिक या इथिकल पहलू भी हो सकता है, और भी बहुत सारे पहलुओं पे उसका एक एनवायरमेंटल एक एस्पेक्ट हो सकता है, उसका ग्लोबल एस्पेक्ट। जितने पहलू आप निकालना चाहें उतने पहलू आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको उस पूरी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ दिस प्रॉब्लम। और जब उस प्रॉब्लम के को सांगोपांग ढंग से होलिस्टिकली आप समझ जाएंगे, तभी आप उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि दिस इज द प्रॉब्लम एट हैंड। तो इसलिए आईएएस के जो ऑप्शनल में प्रश्न आता है कि डिस्कस, तो जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें आपको उसमें देनी पड़ेगी, कि जिससे कि एग्जामिनर को आप समझा सकें कि हाँ इस कथन का जो है ये व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इट इज़ इंडिकेटिंग, और इसका जेनेसिस कैसे हुआ, ये ट्रैवल कैसे किया है आज तक, क्या कारण है इस प्रॉब्लम को एग्जिस्ट करने के, इसके वेरियस पहलू क्या हैं, और तब जाके उस प्रॉब्लम के बारे में आपकी समझ और एग्जामिनर की समझ बनती है कि व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम। अब जब उस प्रॉब्लम को आप हल कर रहे होते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो शायद ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। कि जैसे मान लीजिए कि आईएएस में कई बार ये प्रश्न आ भी चुके हैं कि डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, अर्थात अल्पसंख्यकों, धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या का भारत में इसको आप डिस्कस करें। तो जब मान लीजिए कि आपके सामने ये प्रश्न आया कि डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, तो अब इसमें तीन, किसी भी प्रश्न को करने में ध्यान रखिएगा कि तीन कम से कम आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, दूसरा कि रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, और तीसरा स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, अर्थात समस्या को पकड़ना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, दूसरा कि प्रश्न की
आवश्यकता क्या है, प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रश्न हमसे क्या चाहता है, एनालाइज करना चाहता है, कि डिस्कस करना चाहता है, कि एग्जामिन करना चाहता है, कि इवेल्युएट करना चाहता है, कि इल्यूसिडेट करना चाहता है, कि क्या करना चाहता है, करवाना चाहता है हमसे, ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ वो आपसे विवेचना करवाना चाहते हैं कि डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज डिस्कस। और एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमको डिस्कस में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो हम लोगों ने फिर अब उसकी स्ट्रक्चरिंग करनी है। तो अब जैसे माइनॉरिटीज़, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया में आपको ये बताना पड़ेगा शुरुआत में कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है, हु आर द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। क्योंकि आप जानते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे जिनको हिंदू भी माना जाता है वो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के रूप में आइडेंटिफाइड है। जैसे सिख हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, ये वास्तव में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के रूप में आइडेंटिफाइड हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25(2) में आप जाते हैं तो जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें, सेकेंड एक्सप्लेनेशन, उसमें लिखा हुआ है कि फॉर सम पर्पसेज the Sikhs, Baudd and Jains will be considered to be Hindus। तो इस प्रकार से हिंदू होते हुए भी आप रिलीजियस माइनॉरिटी हैं। यही शो करता है कि हिंदुइज्म इज़ नॉट अ रिलीजन, हिंदुइज्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ जिसमें बहुत सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं। बहरहाल वो एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि रिलीजियस माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। रिलीजियस माइनॉरिटी से केवल मुस्लिम से मुद्दा नहीं होता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ बहुत सारे हिंदुस्तान में हैं। और जब आपने उसको समझ लिया और बता दिया कि हाँ भाई हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ जो तरह तरह के समाज में विभिन्नता है, वो उसका एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो रिलीजियस पहलू भी है कि बहुत सारे धर्मों को मानने वाले, संप्रदायों को, धर्म नहीं, बहुत सारे संप्रदायों को मानने वाले लोग जो हैं, बहुत सारे रिलीजन को मानने वाले। गड़बड़ यही हो जाती है कि धर्म और रिलीजन को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। रिलीजन इज़ समथिंग डिफरेंट, इज नॉट इक्वलेंट टू धर्म। धर्म इज़ ए वे ऑफ लाइफ, वो एक दूसरी चीज़ है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन सब लोग रिलीजन और धर्म को एक दूसरे से मिला जुला के पेश करते हैं। गड़बड़ साड़ी खुरापात की जड़ यही है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम उसमें डिस्कशन में नहीं जाते हैं, अभी केवल रिलीजन शब्द का प्रयोग करते हैं कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है कि भाई हमने संवैधानिक रूप से जिनको रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया गया है उनकी समस्याओं पे हमें विचार करना है। और उन तमाम समस्याओं के विचार करने के लिए आपको उन समस्या को पहचानना पड़ेगा, उनके जेनेसिस को देखना पड़ेगा और उस जेनेसिस में उस जेनेसिस में आपको जाना पड़ेगा। और जो आज वर्तमान में वो समस्या है वो सारे पहलुओं पे विचार करना पड़ेगा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, जिसमें जो लैंडमार्क मेजर जो इश्यूज़ हैं, वो उनकी जो समस्याएं हैं, दे आर फेसिंग द इशू ऑफ आइडेंटिटी। क्या उनके सामने पहचान या अस्मिता का कोई संकट है? क्या उनके सामने समावेशन या इंक्लूजन का कोई संकट है? क्या उनके सामने सामाजिक सुरक्षा का या वैयक्तिक सुरक्षा का कोई सिक्योरिटी का इशूज़ है? क्या उनके सामने एम्प्लॉयमेंट का कोई इशू है? क्या उनके सामने राष्ट्रीयता प्रमाणित करने का कोई इशू है? देशभक्ति का कोई इशू है? और इसी प्रकार से जितने इश्यूज़ को आप पकड़ सकते हैं उनके बारे में, वो तमाम इश्यूज़ को आप हाईलाइट करके रख सकते हैं कि यू आर डिस्कसिंग देयर वेरियस प्रॉब्लम्स विच एज ए रिलीजियस माइनॉरिटी दे माइट बी फेसिंग। और इन तमाम चीज़ों पे विचार करने के बाद आपको मुस्लिम्स की या रिलीजियस माइनॉरिटीज़, बेसिकली मुस्लिम्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को होलिस्टिकली समझने में आसानी रहेगी और आप प्रस्तुत कर सकेंगे उनकी समस्याओं को। तो आपका ट्रैक पर रहेगा क्वेश्चन, आपका इधर उधर भागेगा नहीं आंसर, ट्रैक पर रहेगा। यहीं पे हम एक चीज़ और जोड़ना चाहते हैं कि कभी कभी इसमें एक प्रीफिक्स जोड़ दिया जाता है, क्रिटिकली। अर्थात एक तो हुआ कि डिस्कस, और यहीं कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ देता है कि क्रिटिकली डिस्कस। तो अगर यू आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड यू आर क्रिटिकली डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑफ राइट, अब देखिए दोनों में अंतर हो गया। डिस्कसिंग द प्रॉब्लम एंड क्रिटिकली डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सामान्य छात्र जो है वो क्रिटिकली डिस्कस में भी वही लिख के चला आएगा जो डिस्कस में लिख के चला जाएगा, वही नंबर गड़बड़ हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी नंबर क्यों नहीं मिले? कैसे मिले नंबर जब आप रिक्वायरमेंट को ही नहीं समझोगे? तो क्रिटिकली डिस्कस में हमको एक चीज़ और जोड़ना पड़ता है डिस्कशन में। डिस्कशन में तो हम समझ ही गए कि उसके सारे पहलुओं पे सांगोपांग ढंग से हमको समस्या का प्रस्तुतिकरण करना है। लेकिन क्रिटिकली डिस्कस में आपको एक कंपोनेंट और जोड़ना पड़ता है, और वो कंपोनेंट क्या है?
उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्रिटिकली डिस्कस पे आ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि रिलीजियस प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसको हमें क्रिटिकली डिस्कस करना है। तो डिस्कशन में जब हम कर रहे थे तो हमने क्या लिया था, हमने रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया था कि व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं उसकी तरफ हमने इंगित किया था। लेकिन जब हम क्रिटिकली डिस्कस करते हैं उसको, तो हमें न केवल ये डिस्कस करना है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, बट वी हैव आल्सो टू see the other side of the coin, and that other side of the coin, whether imaginary or real, is that कि what are the problems they create for the rest of the society। अर्थात कोई भी एकांगी चीज़ तो नहीं होती है। अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो रिलीजियस माइनॉरिटी से समाज को क्या प्रॉब्लम है ये भी हमें फ्रैंकली डिस्कस करना होगा। तो क्रिटिकली डिस्कस में ये दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, जैसे कि और इसमें कुछ इमेजिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ जो है रियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किन प्रॉब्लम्स को चूज़ करते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स एज ए कैटेगरी को जब हम कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटी, तो उसमें मुस्लिम्स को हम एक लंप के रूप में, एक होमोजीनियस सोसाइटी के रूप में पेश करते हैं। लेकिन हम क्या नहीं जानते इस बात को कि मुस्लिम्स दे हैव बीन ट्रेडिशनली रूलर्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, और उसमें से एक बहुत बड़ा तबका जो अशरफ मुस्लिम्स का है वो बहुत रिच हैं, वो बहुत फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स रहे हैं, एंड सम ऑफ देम आर वेरी रिच एंड लाइक एनीबडी एल्स इन द सोसाइटी। उनको उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी इनहिबिशन नहीं है। तो एक रिच क्लास है मुस्लिम्स में जिसको कि किसी प्रकार, जो पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, जो सोशली एम्पावर्ड है, जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है, जिसको अशरफ मुस्लिम्स नॉर्मली कहा जाता है, खान, पठान, सैयद, शेख, ये सब जिसमें आते हैं। लेकिन जो बहुत सारा और दूसरा क्लास है, ओबीसीज हैं, पसमंडा मुस्लिम्स हैं, या अरजाल मुस्लिम्स हैं, अजलाफ मुस्लिम्स हैं, जो कि लोअर कैटेगरी से आते हैं, वो उनकी दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि मुस्लिम्स की प्रॉब्लम कोई होमोजेनाइज्ड प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसी प्रकार से मदरसे को लेकर और मस्जिदों को लेकर जो समस्याएं समाज में लोग महसूस करते हैं कि प्रॉब्ली सब दीज मदरसाज एंड मस्जिद्स दे हैव बिकम द सेंटर्स ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज समटाइम्स, वेदर इमेजिन्ड और रियल। उसमें हो सकता है कि 1%, 2% मुस्लिमों में और मदरसों में ऐसा होता हो, लेकिन वाई दिस सिग्नल हैज़ गॉन, क्यों ऐसा हो गया? फिर लोग उसको टेररिज्म से जोड़ते हैं, पाकिस्तान कनेक्शन से जोड़ते हैं। ये सारा चीज़ें मुस्लिम्स के पॉपुलेशन को लेके लोगों को इश्यूज हैं सोसाइटी में। उनके मुस्लिम्स जो जिस प्रकार से एक वोट बैंक के रूप में काम करते हैं, उसको लेके एक परसेप्शन है कि मुस्लिम्स दे वोट एंड ब्लॉक, राइट और रॉन्ग, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ हाउ यू परसीव द प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे इश्यूज आपको क्रिटिकली डिस्कस में ये उठाना पड़ेगा कि जो कि मुस्लिम्स के द्वारा सोसाइटी को फेस करने पड़ते हैं, या सोसाइटी उसको सोचती है कि हाँ दीज आर द प्रॉब्लम्स being created by Muslim। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि when you are discussing something and when you are critically discussing something, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। और जब भी कोई प्रश्न आए तो इस पर बहुत विचार करिएगा कि ये डिस्कस मांग रहा है या क्रिटिकली डिस्कस मांग रहा है। और जब क्रिटिकली डिस्कस मांग रहा है तो उसको आपको ये दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मुस्लिम्स or religious minorities in India and problems created by religious minorities in India। इन दोनों को आपको सम अप करके तब किसी एक जजमेंट पे अपने पहुंचना होता है कि what you finally feel is the balance of your argument, और तब वो आपको देना होता है। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस पे एक सीरीज़ चलाने की हम कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि लगभग प्रतिदिन मैं आप, क्योंकि अब IAS का एग्जामिनेशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मेंस का 3-4-5 महीने हम सब लोगों के पास समय है, और उस समय में सभी छात्रों को अभी से मैं चाहता हूं कि वो इस राइटिंग प्रैक्टिस पे आ जाएं और ये कोशिश करें कि भाई वो लिखने की कोशिश करें, किसी क्वेश्चन को डिस्कस और क्रिटिकली डिस्कस दोनों फॉर्मेट में लिखें। पहले डिस्कशन फॉर्मेट में लिखें, फिर उसको क्रिटिकली डिस्कशन फॉर्मेट में लिखें, और देखें कि उसमें उनको लिखना आ रहा है कि नहीं, क्या क्या चीज़ें लिखनी है, हाउ देयर डिस्कशन पार्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द क्रिटिकली डिस्कस्ड पार्ट। और इस तरीके से अभी से
से अगर आप अभ्यास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आते आते अभी जनवरी में आपका एग्जामिनेशन है, या जिन छात्रों को अगले साल देना है उनके पास थोड़ा टाइम है, आप बहुत अच्छे इसमें परफेक्ट आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको खुद बहुत आनंद आएगा कि हाँ, आपने क्वेश्चंस की भावना के अनुरूप एक उत्तर दिया है। और जाहिर है कि जब आप ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर भी लावाला आपको एक अच्छा जो है अंक देने के लिए मजबूर हो गए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, एंड आई होप that most of you will probably start thinking about this problem which you are facing and start writing your questions. Thank you very much.